आज का हमारा विषय है शीत युद्ध की प्रगति प्रथम और द्वितीय चरण। हम लोग बच्चों समझ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या है, किसे विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है और शीत युद्ध के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण रहे हैं। शीत युद्ध की जो प्रगति है और जिस तरह से शीत युद्ध का विस्तार हुआ है, तो जो हम लोग यह जानते हैं कि 1945 के बाद की एक प्रमुख घटना है शीत युद्ध। लेकिन जब हम बैकग्राउंड इसका देखते हैं, जब हमने कारण पढ़े थे, तो हमने जाना किस तरह से बोल्शेविक क्रांति के समय से ही कुछ पृष्ठभूमि इस तरह की बनने लगी, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विरोध पनपने लगे। और ये जो है 1945 के बाद और उग्र इसका रूप हमको दिखाई देता है, कभी अपने चरम पे दिखाई देता है तनाव जो दोनों महाशक्तियों के बीच में है, कभी इस तनाव में कमी आती है। मतलब आपसी संबंध जो है इन महाशक्तियों के, यूएसए और यूएसएसआर के, इनके संबंधों में कई तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और जब शीत युद्ध समाप्त होता है, हम बात करेंगे जब 1989 की बात की, जब शीत युद्ध समाप्त होता है तो यह एक लंबा पीरियड है और इतने लंबे पीरियड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनको जानना हमें अपने सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी उचित जान पड़ता है। और हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, हमको इनकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम जब आगे विभिन्न देशों की स्थिति और जब हम उनके आपसी संबंधों की हम जानकारी जब भी लेना चाहेंगे, तो ये जो बैकग्राउंड है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, वो हमको पता होना चाहिए। तो जो शीत युद्ध के विस्तार का पहला चरण है 1917 से 1945 तक का, हम इसको मानते हैं। तो एक तरह से यह माना गया है कि शीत युद्ध 1917 की बोल्शेविक क्रांति के साथ ही एक नए स्वरूप में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक जो संबंधों का नया स्वरूप है, वहीं से हमें दिखाई देने लगा, जब दोनों में एक दूसरे के विरुद्ध जो भावनाएं हैं वो प्रचारित सी होती नजर आई। तो जब रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसी समय यह पाया गया कि दोनों जो महाशक्तियां हैं उनमें तनावपूर्ण संबंध है। तो 1917 में विश्व का पहला साम्यवादी राज्य अस्तित्व में आया और कार्ल मार्क्स के विचारों को मूर्त रूप दिया गया। तो रूस में जो साम्यवाद की स्थापना हुई थी, उससे पूंजीवादी जो राज्य थे वो बहुत, एक तरह से कह दो, उन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इनके जो ये साम्यवाद की स्थापना थी। हालांकि शीत युद्ध जो शब्द है वह तब तक प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन दोनों महाशक्तियों का जो वैचारिक जो मतभेद है वह उभर कर सामने आया। एक तरफ तो यूएसए है जो पूंजीवादी राज्य है, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएसएसआर के रूप में साम्यवादी राज्य। तो एक और तो अकेला सोवियत संघ था और दूसरी ओर अपने मित्र राष्ट्रों के साथ ग्रेट ब्रिटेन था। तो इन दोनों पक्षों का जो एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण था, उससे नजर आ रहा था कि इन दोनों के मध्य जो मतभेद हैं वो निकट भविष्य में बढ़ते रहेंगे। तो इस काल में शीत युद्ध बहुत उग्र रूप में नहीं प्रारंभ हुआ, क्योंकि सोवियत रूस एक निर्बल राष्ट्र था और दूसरी ओर जो पूंजीवादी राज्य थे ब्रिटेन, अमेरिका, वो बहुत शक्तिशाली थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों पक्षों की हिटलर के विरुद्ध मित्रता एक मजबूरी थी। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन ने कभी भी साम्यवादी विचारधारा को पसंद नहीं किया। तो जब 1920 में सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहे, तो अमेरिका उस समय नहीं तैयार हुआ इस बात के लिए। और ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार के सत्तारूढ़ होने पर ही ब्रिटेन द्वारा 1924 में सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी गई। तो अमेरिकी सरकार जो थी वो साम्यवादी व्यवस्था को नहीं पसंद करती थी और कई समय तक उस साम्यवादी सरकार के प्रति जो थी वो शंकाएं उनके मन में रही है। 1933 में जाकर उसने साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर कूटनीतिक
संबंधों की स्थापना की। तो यह जो काल था उसमें जब हमने कारण पढ़े थे शीत युद्ध के, तो उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न था, सोवियत सेनाओं का जो पूर्वी यूरोप पर अधिकार की हम बात अगर देखें, और इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौते पर रूस से मतभेद, और 6 अगस्त 1945 को प्रथम अमेरिकी अणु बम का हिरोशिमा पर प्रयोग हुआ, जिसने विश्व के संभावित सामरिक संतुलन, जो स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस था, उसको उलट दिया था। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं इस पीरियड की हम मानते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, और इसी अंत के बाद दो महाशक्तियां विश्व के मानचित्र पर उभर कर आई, और दोनों में विचारधारा का मतभेद तो था ही, लेकिन आपसी संबंधों में तनाव, वैमनस्य, घृणा और एक दूसरे के विरुद्ध जो प्रचारात्मक अभियान था वह बढ़ता जा रहा था। तो 1946 से 1953 के जो पीरियड है उसको हम मानते हैं कि कोल्ड वॉर का एक तरह से किस तरह से वो एक व्यापक प्रभाव लेकर सामने आया। तो जो यह काल था 1946 से 1953 का, उसमें जो हम महत्वपूर्ण घटना देखते हैं वह एक तो है 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल का दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया। उन्होंने कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। उनका यह सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखा जाना चाहिए। तो उनका जो ये भाषण था उसके बाद जो पूरा अमेरिका था उसमें सोवियत के विरोध में जो भावनाएं थी वो बढ़ चढ़कर सामने आई। तो यह जो भाषण है इसकी हमने जब कारण पढ़े थे शीत युद्ध के, उस समय भी चर्चा की थी कि लौ आवरण इन्होंने कहा था, और इस जो इनका जो भाषण था उसका बहुत व्यापक स्तर पर प्रभाव रहा। फिर हम बच्चों बात करेंगे ट्रूमैन सिद्धांत की। 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा, और जहाँ कहीं भी दुनिया में शांति भंग करने का कार्य होगा वहाँ अमेरिका की सुरक्षा जहाँ संकट में अगर आएगी तो वह उसे रोकने का पूरा प्रयास करेगा। यूनान, टर्की, ईरान जैसे देशों को साम्यवादी गुट में जाने से रोकने के लिए ट्रूमैन ने निर्णय लिया कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो एक तरह से आर्थिक सहायता के माध्यम से अमेरिका द्वारा साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का जो यह प्रयास किया गया उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो इसमें इकोनॉमिक हेल्प के, क्योंकि अगर इकोनॉमिक हेल्प देंगे तो वो नेचुरल उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं मार्शल योजना। अमेरिका के विदेश सचिव थे मार्शल, उन्होंने 1947 में 23 अप्रैल को इस बात पर बल दिया कि यदि तत्काल यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयास न किया गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा। फलस्वरूप क्या हुआ, जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, आर्थिक पुनर्निर्माण, और जो इन देशों में गरीबी थी, जो बेकारी थी, जिस तरह की अव्यवस्था से देश का सामना कर रहे थे, उनको समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना प्रारंभ की गई। और कुल 4 वर्ष की अवधि में 1948 से 1952 में पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का यह कार्यक्रम स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों किया जा रहा था ये, जिससे कि साम्यवादी प्रभाव को रोका जाए। हम जो अन्य महत्वपूर्ण जो घटना है वह देखते हैं बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को अपने चरम रूप में पहुंचा दिया। बर्लिन की जो नाकेबंदी थी उस अवसर पर दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला।
इससे पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट था वह सब बंद हो गया। अमेरिका ने लेकिन कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ इस नाकेबंदी में असफल रहा। 1948 में उसने इस नाकेबंदी को खत्म कर दिया, लेकिन फल इसका क्या हुआ कि सोवियत संघ का विरोध करने की दृष्टि से अमेरिका नए नए सैनिक संगठन की स्थापना करने के प्रयास करने लगा। फिर हम देखते हैं जर्मनी का विभाजन, जो महत्वपूर्ण घटना है इस काल की, जो हम शीत युद्ध का जो विस्तार पढ़ रहे हैं। तो जर्मनी जो था खंड विखंडित इस समय हो गया था, तो जर्मनी शीत युद्ध का प्रधान केंद्र इस समय बन गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया और इस तरह 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य, जिसे पश्चिमी जर्मनी कहते हैं, उसका उदय हुआ। मित्र राष्ट्रों के इस कार्य के जवाब में, वो तो हुआ था 21 सितंबर 1949 को, और उसके जवाब में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी कहते हैं, की स्थापना कर दी। तो एक तरह से जर्मनी पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभक्त हो गया और यह इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिलने लगा। 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हुई। नाटो क्या है? सैनिक संधि है, जिसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण, मतलब अस्त्र शस्त्र युक्त आक्रमण, सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और ऐसा आक्रमण होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से या अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाने वाला कार्य करेंगे। नाटो सोवियत संघ को चेतावनी थी कि यदि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी देश पर आक्रमण किया तो अमेरिका तत्काल उसको सहायता देगा। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। ऐसे में जो शीत युद्ध था उसमें और उग्रता आ गई, उग्र हुआ, उष्ण हुआ। साम्यवादियों की इस जीत ने सोवियत संघ के उत्साह में काफी वृद्धि की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य था, लेकिन जब चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा चली गई तो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पाने की मांग की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध किया। अमेरिका नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का कोई समर्थक हो जाए, एक और समर्थक बढ़ जाता उनका। तो साम्यवादी चीन के सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अस्वीकार किए जाने की सोवियत संघ में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इस पर इसने सुरक्षा परिषद की बैठकों का भी बहिष्कार किया। साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध में भारी कटुता और तनाव पैदा हुआ। 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। कोरिया का जो युद्ध था वह वास्तव में पश्चिमी गुट और कम्युनिस्ट गुट के बीच युद्ध था। अमेरिका ने सैनिक संगठनों के माध्यम से स्वतंत्र विश्व की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया और सुरक्षा परिषद से सोवियत संघ की अनुपस्थिति का बहुत लाभ उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया और उसके झंडे के नीचे अनेक देशों की, खासतौर से अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की। तो जो कोरिया संघर्ष जो था उसमें शीत युद्ध एक तरह से सशस्त्र संघर्ष की ओर भी जाता दिखाई दिया। चीनी सैनिकों और सोवियत संघ के हथियारों से उत्तरी कोरिया लड़ रहा था और संयुक्त राष्ट्र की सेना के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया की तरफ से मैदान में था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर तथा उसके बाहर सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक प्रचार अभियान तीव्र कर दिया। यह जो युद्ध था लगभग 4 साल चला
और 1953 में यह समाप्त हुआ। लेकिन जो दोनों महाशक्तियां थी, जो सुपर पावर्स थे, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर है वह चलती रही। जिस समय कोरिया का युद्ध चल रहा था, तभी सितंबर 1951 में अमेरिका सहित कई जो और दूसरे पश्चिमी देश थे, उन्होंने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने इस कार्यवाही को एक पक्षीय कहा और अमेरिका की बहुत आलोचना की। तो यह जो काल था जिसकी हम घटनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं 1946 से 1953 का, इस काल में चर्चिल, ट्रूमैन, मार्शल, डलेज, स्टालिन जैसे नेताओं ने मिलकर शीत युद्ध का एक तरह से बहुत माहौल उन्होंने उसका उस तरह से खड़ा किया, और ये काल ऐसा था जिसमें शीत युद्ध में बहुत तीव्रता देखी गई। हालांकि हम बात करें अगर कोल्ड वॉर की, तो एक लंबा पीरियड ये है, कई तरह से महाशक्तियों के जो संबंध थे उनमें हम उतार चढ़ाव देखेंगे, और कौन सी और अन्य घटनाएं हुई है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था को प्रभावित किया और व्यापक प्रभाव डाला, उनको हम आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग अध्ययन करेंगे।